इतनी क्लोजनेस दिखाने के लिए तो भी एग्जीक्यूटिव में रह जाती। Okay, somebody just join live lecture and मेरे को बता दो कौन ज्वाइन कर रहा है, कौन अपने फोन की 1 घंटे कुर्बानी दे रहा है, बता दो। अरे यहाँ वाले वाईफाई ले लेना। ओहो, चार्जर लगे दूं? ना ना, आईफोन का नहीं, एंड्रॉइड का है, फीमेल है। भाई तुम लोग डिस्कस कर रहे हो, जब तक तो उसने कर भी दिया, रहने दो। हाँ वो तो पता चल रहा। ओके, कम टू पेज नंबर 22। कल लास्ट वाला टॉपिक क्या था? लेटर ऑफ क्रेडिट था। हाँ, वो तो एकदम एंड वाले पे पहुंच गए, एकदम सही। इससे एंड तो कुछ भी नहीं था, अपना डिफर्ड सिस्टम ऑफ पे। कल हमने लास्ट टॉपिक देखा था, दैट इज बैंक हमें किस किस टाइप का फाइनेंस देता है। एक तो फंड बेस्ड फाइनेंस, एक नॉन फंड बेस्ड फाइनेंस। नॉन फंड बेस्ड फाइनेंस में हमने फर्स्ट टाइप देखा था, दैट वाज लेटर ऑफ क्रेडिट। अदर टाइप्स वर बैंक गारंटी। गारंटी भी अलग अलग टाइप की थी, कौन सी? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और डिफर्ड पेमेंट। हाँ बस, जितनी तुम लोगों ने नाम बोले उतना तो आई डाउट उतनी तो टाइप की गारंटी थी भी नहीं जितना तुम लोग बोल रहे हो। हाँ 3 थी, लेकिन तुम लोगों ने और भी कुछ बोला था ना। हाँ वही, हाँ वही मुझे को ही लग रहा है। ओके, सी लेटर ऑफ क्रेडिट का फंक्शनिंग कैसे होती है जनरली। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन लेटर ऑफ क्रेडिट एंड बैंक गारंटी। नो डाउट ऊपर ऊपर से दोनों ही एक चीज लग रहा है कि बैंक गारंटी कर रहा है आपकी ऑब्लिगेशन पे करने के लिए, लेकिन लेटर ऑफ क्रेडिट में बेसिकली होता क्या है, हमारा बैंक है और ये ज्यादातर हमारे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए होते हैं। एक साइड हमारा इम्पोर्टर होता है और एक साइड होता है हमारा एक्सपोर्टर। अब लेटर ऑफ क्रेडिट में व्हाट हैपेंस इज, इम्पोर्टर एक्सपोर्टर को ऑर्डर देता है और उसके बदले में एक्सपोर्टर को ऑर्डर देता है। तो यहाँ पे एक्सपोर्टर को कुछ गारंटी चाहिए होती है कि आज मैं ये ऑर्डर आपको शिप कर रहा हूँ, तो मेरे को क्या गारंटी कि आप पैसा दोगे बाद में या नहीं दोगे। तो वहां पे बैंक एज एन इंटरमीडिएट काम कर रहा है, इसको ये अश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है कि तू सारा का सारा इसको शिपमेंट कर दे, तू डॉक्यूमेंट सारे के सारे मेरे को दिखा दे, तेरे को पेमेंट मिल जाएगा। फिर इम्पोर्टर को क्या डर रहता है कि अगर इसने फर्स्ट पहले एक्सपोर्टर को पेमेंट कर दिया तो हो सकता है गुड्स आए या गुड्स ना भी आए, तो दोनों पार्टी को डर रह रहा है। तो इसीलिए बैंक इज एन इंटरमीडिएरी या फिर मिडिलमैन बोल सकते हो, दोनों पार्टी को अश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये ऑर्डर हुआ, इम्पोर्टर जाता है बैंक के पास एलओसी लेटर ऑफ क्रेडिट लेने। अब लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक इम्पोर्टर को दे देती है और बैंक अब एक्सपोर्टर को बोल रही है कि आप मेरे को डॉक्यूमेंट सबमिट करो कि आपने गुड्स इम्पोर्टर को पहुंचा दिए हैं। तो जैसे ही डॉक्यूमेंट एक्सपोर्टर बैंक को सबमिट करता है, बैंक इसको पेमेंट दे देती है। अब पेमेंट कहाँ से आता है, इसके इम्पोर्टर के बैंक अकाउंट को बैंक विदहेल्ड करके रखती है। ये पूरा प्रोसेस समझ आया कि इस प्रोसेस में हो क्या रहा था। अब यहाँ पे जब बैंक ने इम्पोर्टर के बैंक अकाउंट में कुछ पेमेंट विदहेल्ड करके रखा, तो ये एक टाइप का गारंटी है। कब, जब एक्सपोर्टर अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल करेगा, इसको डॉक्यूमेंट देगा, तब बैंक पेमेंट कर देगा। तो लेटर ऑफ क्रेडिट हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं ट्रांजेक्शन एक प्लान्ड वे में हो, तब हो रहा है। बैंक गारंटी कब परफॉर्म होता है, जब सामने वाली पार्टी ने डिफॉल्ट किया होता है, तभी बैंक गारंटी इन्वोक होती है। दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा है। यहाँ पे क्रेडिटेबिलिटी इंश्योर करने के लिए और ये इंश्योर करने के लिए कि ये ट्रांजेक्शन एज पर प्लान हो, बैंक गारंटी दी जा रही है। बट सॉरी माय बैड,
लेटर ऑफ क्रेडिट दिया जा रहा है। बट बैंक गारंटी कब दी जाती है कि सामने वाली पार्टी अगर ये ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं कर रही तो उसके बदले बैंक पे करेगी। अब हम डिफरेंस देख लेते हैं, मेजर यही डिफरेंस बोला हुआ है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन द लेटर ऑफ क्रेडिट एंड गारंटी। A letter of credit, sometimes refers to as a documentary credit, act as a promissory note from a bank to represent an obligation taken by the bank to make the payment once the certain conditions are met, criteria or conditions are met. Once the term are completed and confirmed, the bank will transfer the fund. The letter of credit ensure the payment will be made as long as service are performed. तो लेटर ऑफ क्रेडिट इंश्योर करता है कि जैसे जैसे ये पर्सन काम करता जाएगा और डॉक्यूमेंट सबमिट करता जाएगा हम इसको पेमेंट कर देंगे। तो ये किसके लिए, एक ट्रांजेक्शन सर्टेन वे में हो उसके लिए होता है। इलिस्ट्रेशन में सेम वही चीज वापस रिपीटेड है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट आर स्पेशली इंपॉर्टेंट इन इंटरनेशनल ट्रेड। डिफरेंस भी आ सकता है कभी कभी, यहाँ पे लेटर ऑफ क्रेडिट ज्यादातर किसके लिए यूज होता है, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, जहां पे इंपोर्टर और एक्सपोर्टर एक दूसरे पे ट्रस्ट शो नहीं कर पाते क्योंकि अलग अलग ट्रांजेक्शन कंट्रीज में रह रहे हैं, हर कंट्री के अलग अलग लॉज रूल्स रेगुलेशन है। तो अगर इंपोर्टर और एक्सपोर्टर डिफरेंट पर्सन है और एक दूसरे को ट्रस्ट शो नहीं कर पा रहे, देन बैंक कम्स इन बिटवीन, तब इशू होता है लेटर ऑफ क्रेडिट। लेकिन बैंक गारंटी तो जनरल ट्रांजेक्शन के लिए भी इशू हो सकती है, कोई भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन फुलफिल करने के लिए भी। Okay. That is the LOC are especially important in international trade due to the distance involved and potentially differing laws in the countries of the business involved. In these transactions, it is not always possible for the party to meet in person. The bank issuing the letter of credit hold the payment on behalf of the buyer until it receives the confirmation that goods in transaction have been shipped. While letter of credit are used mostly in international transaction, bank guarantee are often used in a real estate contract and infrastructure project. Okay, next point, that is bank guarantee represent a more significant contractual obligation for a bank than letter of credit do so. A bank guarantee like a letter of credit guarantees a sum of money to a beneficiary. However, unlike letter of credit, the sum is only paid to the opposing party when the party does not fulfill the stipulated obligation under a contract. डिफरेंस ये पॉइंट क्लियर हुआ कि बैंक गारंटी में बैंक तब भी पे करेगा जब सामने वाली पार्टी कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं करेगी, जब उसने डिफॉल्ट कर दिया तभी बैंक पे करने के लिए आएगा। तो बेसिक डिफरेंस यही है लेटर ऑफ क्रेडिट और बैंक गारंटी में कि लेटर ऑफ क्रेडिट एक टाइप का बैंक के साइड से प्रोमिस होता है कि आप जैसे जैसे ट्रांजेक्शन कंप्लीट करोगे हम आपको पेमेंट दे देंगे, और बैंक गारंटी क्या होता है कि हमारी वाली पार्टी ने ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं किया तब हम बीच में आएंगे और हम आपको पेमेंट तब अश्योर करेंगे। लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक ही इशू करता है। हाँ, लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक ही इशू करता है। हाँ सी, लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक इशू करके इंपोर्टर को देता है, इंपोर्टर आगे एक्सपोर्टर को बताता है पूरे के पूरा सीरियल अकॉर्डिंग। किसमें? ना एडवांस जब आप पेमेंट करे उसे लेटर ऑफ क्रेडिट इशू ही कब हो रहा है, जब हमें पेमेंट का लोचा लग रहा है कि सामने वाली पार्टी पेमेंट कर भी पाएगी या नहीं। आज मैं जा रही हूँ कोई चीज खरीदने बाहर से, मैं एडवांस पेमेंट कर रही हूँ तो लेटर ऑफ क्रेडिट की बात ही नहीं आती क्योंकि वहां पे पेमेंट अटकने का कोई चांस ही नहीं है। यहाँ पे पूरा का पूरा क्या हो रहा है, इंपोर्टर जा रहा है बैंक के पास, ओके बहुत हौच-पौच हो गया, बैंक इंपोर्टर एक्सपोर्टर। अब यहाँ क्या हो रहा है, सबसे पहले क्या हुआ, एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि इंपोर्टर को कुछ गुड्स या सर्विसेज चाहिए और उसके बदले एक्सपोर्टर ने कॉन्ट्रैक्ट किया। अब जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ वैसे ही एक्सपोर्टर क्या मांगता है कि आप बैंक से कोई लेटर ऑफ क्रेडिट लेके आओ, कोई श्योरिटी लेके आओ जिससे हमें पता चले कि आप टर्म्स ऑफ कंडीशन फुलफिल करोगे और हमें पेमेंट कर दोगे जैसे ही हम आपको गुड्स देते हैं। तो यहाँ पे इंपोर्टर क्या जाता है, अपनी बैंक के पास जाता है, क्या लेने के लिए, लेटर ऑफ क्रेडिट लेने के लिए। तो बैंक इंपोर्टर का बैंक अकाउंट देखता है और एक जो अमाउंट जो इंपोर्टर एक्सपोर्टर को देने वाला था उतना एक बार का विदहेल्ड कर लेता है और फिर क्या करता है, बैंक इसको इश्यू कर देता है लेटर ऑफ क्रेडिट, सारे डॉक्यूमेंट्स इसके देखने के बाद। फिर ये लेटर ऑफ क्रेडिट इंपोर्टर किसको दे देता है, दिखा देता है एक्सपोर्टर को कि ये लो, मैं ये लेटर ऑफ क्रेडिट लेके आ गया।
अब एक्सपोर्टर क्या करेगा, एक्सपोर्ट कर देगा, और एक्सपोर्ट करने के बाद सारे के सारे जो एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट है वो इस बैंक को सबमिट कर देगा कि ये देखो सारे के सारे एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट। फिर बैंक क्या करेगा, जो पेमेंट इसने इसके बैंक अकाउंट में विदहेल्ड करके रखा था वो एक्सपोर्टर को पेमेंट पास ऑन कर देगा, तो पूरा ट्रांजेक्शन ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। अभी क्लियर है? ओके। अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है फॉरेन फंडिंग का। अच्छा, फॉरेन फंड ना, ये लेटर ऑफ क्रेडिट का पूरा। अब बैंक गारंटी, गारंटी में क्या हो रहा है, एक हमारा बेनिफिशियरी होता है और एक बैंक है जो गारंटी दे रहा है और एक अदर पार्टी है। अब बेनिफिशियरी बैंक के पास जाता है कि मेरे को गारंटी चाहिए, तो बैंक अदर पार्टी को ओके, हम बैंक गारंटी की बात करते हैं। तो बैंक गारंटी में बेसिकली क्या होता है, आज मेरे को कुछ ट्रांजेक्शन करना है, सामने वाला बंदा बैंक गारंटी मांग रहा है, तो मैं बैंक के पास जा रही हूँ और मैं बैंक को बोल रही हूँ आप मेरे बिहाफ पे गारंटी दे दो ना कि अगर मैं ये पेमेंट नहीं कर पाई तो आप कर दोगे। तो वहां पे बैंक क्या देखेगा, मेरे बैंक अकाउंट देखेगा और बोल देगा सामने वाली पार्टी को कि अगर मैं पेमेंट कल जाके नहीं कर पाई तो बैंक कर देगा। तो बैंक गारंटी हमारा टाइप, दोनों टाइप ऑफ गारंटी है, लेकिन फर्क क्या है, लेटर ऑफ क्रेडिट में हम क्या चाहते हैं कि ट्रांजेक्शन एक प्लान्ड वे में परफॉर्म हो फिर ही पैसे जाए। बैंक गारंटी में बैंक की ऑब्लिगेशन पेमेंट करने की कब होती है, जब जो डिफॉल्ट हो, जब डिफॉल्ट कर देते हो आप तब पे करने की होती है। तो मोटा मोटी डिफरेंस यही है। बाकी लेटर ऑफ क्रेडिट हमारा इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए ज्यादा यूज होता है, बैंक गारंटी हमारे डे टू डे लाइफ जेन्युइन ट्रांजेक्शन वैसे यूज होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज फॉरेन फंडिंग। अब फॉरेन फंडिंग में भी अलग अलग टॉपिक्स है कि हम बाहर वाले लोगों से फंडिंग कैसे, किस किस टाइप से ले सकते हैं, किस किस टाइप से बाहर से हमारे पास पैसे आ सकते हैं। हम लोन, लोन को क्या बोलते हैं, एक ईसीआईपीएल में एक चैप्टर था बहुत छोटा सा क्यूट सा, ईसीबी, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। हम बाहर से लोन लेके आ रहे हैं, ये तो डेट के फॉर्म में हो गया, इक्विटी के फॉर्म में भी तो बाहर से पैसा आ सकता है, वो क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है। उसके बाद हम बाहर बॉन्ड भी इशू कर सकते हैं, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। तो ये अलग अलग टाइप के सोर्सेज है जहां से बाहर से पैसा हमारी कंट्री में आता है। अब यहाँ पे बताया हुआ है कि दैट कॉमर्शियल बैंक से आ सकता है बाहर के, कोई भी इंटरनेशनल एजेंसी या डेवलपमेंट बैंक से आ सकता है, बाहर के कैपिटल मार्केट से आ सकता है, मतलब हम बाहर इक्विटी या बॉन्ड इशू कर सकते हैं, वहां से पैसे आ सकते हैं। नेक्स्ट पेज में बताया हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलग अलग इनिशिएटिव प्रोग्राम लिए हैं कि जिससे इंडियन एंटरप्रेन्योर बाहर से पैसे रेज कर सकें, एंड उसमें नेम्स दिए हुए हैं, एडीआर है, जीडीआर है, एफसीसीबी है, एफसीई भी है। ओके, उसके बाद अपना आता है एक हाईलाइटेड पॉइंट है, फंड रेज्ड थ्रू फॉरेन करेंसी आर नोन एज यूरो इक्विटी और यूरो डेट। हम बाहर की करेंसी में कोई भी फंड रेज कर रहे हैं, अगर वो इक्विटी के फॉर्म में रेज हो रहा है तो उसको यूरो इक्विटी बोलेंगे, अगर हम डेट के फॉर्म में रेज कर रहे हैं तो यूरो डेट के फॉर्म में बोलेंगे। तो ये अंडरलाइन करके रखना। नेक्स्ट आता है यूरो इक्विटी। Euro equity represent the share denominated in dollar terms issued by non-American and non-European country to list their share on American and European stock exchange by complying with the regulation of respective stock exchange where the share are intended to be listed। तो यूरो इक्विटी क्या होती है, हम यूरोपियन या फिर अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स लिस्ट करते हैं और वहां से पैसे लेके आते हैं। तो अमेरिकन और यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज में अगर वहीं के कंपनी शेयर लिस्ट करेंगे तो पैसे कम उसी कंट्री में रहेंगे या बाहर आएंगे, उसी कंट्री में रहेंगे। तो कौन सी कंपनी अपने शेयर लिस्ट करती है, जो नॉन अमेरिकन और नॉन यूरोपियन कंपनी है वो अपने शेयर लिस्ट करती है यूरोपियन और अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में और वहां से पैसा उठा रही है, उसको अपने बोलते हैं यूरो इक्विटी। अब आगे बोला हुआ है द यूरो इक्विटी इश्यू कैन बी मेड इन अ डिफरेंट फॉर्म लाइक एडीआर एंड जीडीआर। यूरो इक्विटी के भी अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं, एडीआर, जीडीआर। डिपॉजिटरी रिसीट का नाम सुना हुआ है, क्या होते हैं, जब इंडियन कंपनी के शेयर्स को कन्वर्ट किया जाता है डिपॉजिटरी रिसीट में, फिर आगे फॉर्मूलाज को शो करते हैं। ओके, पार्टी होती है, बाहर की बैंक होती है और यहाँ का डिपॉजिटरी। हाँ, ओके।
सी वो जो आप बोल रहे हो ना, बाहर की बैंक होती है, यहाँ का डिपॉजिटरी रिसीट होता है, तो वो हमारा होता है आईडीआर, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट। वो अलग, पूरा वो उल्टा कॉन्सेप्ट है। सी एडीआर और जीडीआर में क्या हो रहा है, बाहर से हम पैसे रेज कर रहे हैं, तो ये इंडिया की टेरिटरी है। हमारे कंपनी के कोई भी शेयर हम बाहर जाके या तो ग्लोबली लिस्ट कर सकते हैं, या फिर जी ये ग्लोबली, दैट इज जीडीआर। एडीआर मतलब अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, एडीआर। तो यहाँ होता क्या है, हमारे शेयर्स या सिक्योरिटी हम बाहर की डिपॉजिटरी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो आज हम शेयर और सिक्योरिटी बाहर के स्टॉक एक्सचेंज में डायरेक्टली लिस्ट करें तो बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन अपने को कंप्लाई करने पड़ेंगे। तो होता क्या है, हम अपनी शेयर्स या सिक्योरिटी बाहर दूसरी कंट्री के डिपॉजिटरी बैंक को दे देते हैं। जैसे इंडिया की डिपॉजिटरीज है, कौन सी है, एनएसडीएल और सीडीएसएल, बेसिकली दो डिपॉजिटरी है। वैसे ही बाहर भी डिपॉजिटरीज होती है, तो हम अपनी इंडिया के शेयर्स उन डिपॉजिटरीज को दे देते हैं, बदले में वो डिपॉजिटरी उन शेयर्स को सिक्योरिटी रख के उन्हीं कंट्री के लोगों को डिपॉजिटरी रिसीट इशू करती है। तो अगर वो डिपॉजिटरी रिसीट डिपॉजिटरी अमेरिका में इशू कर रही है तो वो क्या हो जाएगा, एडीआर। और वही डिपॉजिटरी रिसीट अमेरिका के बाहर कहीं भी ग्लोबली इशू हो रहा है, वो हो जाएगा जीडीआर, दैट इज ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। तो हुआ क्या, हमारे शेयर डायरेक्टली लिस्टेड नहीं है, हमने अपने शेयर बाहर की डिपॉजिटरीज को दे दिया, डिपॉजिटरीज बैंक बोलते हैं वहां पे, डिपॉजिटरी बैंक को दे दिया, उन्होंने उन शेयर्स को एज अ सिक्योरिटी रख के अपने ही कंट्री के लोगों को यूनिट्स इशू कर दिए, उन यूनिट्स को हम डिपॉजिटरी रिसीट बोलते हैं। अब सेम यही काम बाहर वाला इंडिया में आके भी तो कर सकता है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, आईडीआर बोलेंगे, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट। कि बाहर की कंपनी अपने शेयर्स डायरेक्टली लिस्ट नहीं कर रही, वो हमारी डिपॉजिटरी से कांटेक्ट करके उनको शेयर्स दे रही है, फिर हमारी डिपॉजिटरी क्या कर रही है, उन शेयर्स के बदले सिक्योरिटी रिसीट हमें इशू कर रही है, दैट वुड बी आईडीआर। यहाँ पे यूरो इक्विटी में बोला है कि आप एडीआर भी इशू कर सकते हो, जीडीआर भी इशू कर सकते हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप शेयर को यूज करके पैसा इशू कर रहे हो ना, तो दैट इज यूरो इक्विटी। Another point is that is Indian company are allowed to raise the capital from international market through the issue of ADR, GDR. आप बॉन्ड भी इशू कर सकते हो, दैट इज एफसीसीबी, एफसीईबी एंड थ्रू डेट। अब नेक्स्ट आता है यूरो डेट वाला। तो यूरो इक्विटी में खाली एडीआर जीडीआर आता है, डेट में आता है आप कहीं भी उधार ले रहे हो, उधार में बॉन्ड भी आते हैं, एफसीसीबी, एफसीईबी और उसके साथ ईसीबी, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, दैट वुड बी द पार्ट ऑफ आवर डेट। नेक्स्ट पॉइंट आता है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ये अपने को रेगुलेशन लर्न करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इंडिविजुअल चैप्टर्स है, तो एक ओवरव्यू दिया है कि एडीआर जीडीआर पे कौन कौन सा फ्रेमवर्क लगेगा। नेक्स्ट यूरो इशू में वही डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंटेड है। अब आता है डिपॉजिटरी रिसीट। तो डिपॉजिटरी रिसीट में यहाँ पे इसमें साइड में देखो जस्ट हिस्ट्री, लर्निंग पर्पस के लिए नहीं है, पूरा का पूरा डिपॉजिटरी रिसीट का खाली हिस्ट्री बताया हुआ है, तो जस्ट अपना नॉलेज पर्पस के लिए है। और इवन नॉलेज पर्पस भी छोड़ो, ऐसा पर्पस ही नहीं है इसका, फालतू में दी हुई है हिस्ट्री, कैंसिल ही कर दो चलेगा आराम से। कोई तो टॉपिक आया कैंसिल करने के लिए फाइनली। ओके, हिस्ट्री में बस सिर्फ इतना ही बताया कि डिपॉजिटरी रिसीट के लिए पहले रेगुलेशन 1993 में था, फिर न्यू स्कीम आई 2014 में, बस पूरा इतना ही है, बाकी कुछ नहीं है। और ईयर तो हमें मान मान याद होता है, करंट वाले याद हो जाए बड़ी बात है, कौन सा 1993 वाला याद रखोगे। नेक्स्ट आता है एडीआर, एडीआर एंड जीडीआर। अब एडीआर और जीडीआर इक्विटी, अब वापस वही रिपीटेड है कि एडीआर और जीडीआर अपना इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, एंड सब रिपीटेड है, छोड़ो। ओके, डिफरेंस बिटवीन एडीआर और जीडीआर, डिफरेंस क्या है एडीआर और जीडीआर में, अमेरिकन है तो सिर्फ और सिर्फ डॉलर में इशू हो सकता है, जीडीआर फॉरेन की कोई भी करेंसी में इशू हो सकता है, दैट इज द मेन डिफरेंस। अब कंपनीज एक्ट के कौन कौन से प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे, तो एक बार सेक्शन नंबर 41 लिखा हुआ है, मिला। सेक्शन नंबर 41 प्रोवाइड दैट द कंपनी may by passing a special resolution issue depository receipt, वो अंडरलाइन करके रखना। अगर आपको डिपॉजिटरी रिसीट इन द फॉर्म ऑफ एडीआर जीडीआर इशू करनी है, कंपनीज एक्ट में आपको स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए होगा डिपॉजिटरी रिसीट इशू करने के लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। ये होते क्या है, हाँ एफसी, इसका शॉर्ट फॉर्म एब्रीविएट नहीं बताया। इंडियन ओरिजिन जो फॉरेन में रहते हैं, इंडियन ओरिजिन लेकिन वो फॉरेन में सकते हैं, उनको इशू किया सकता है, लेकिन जो मैच्योरिटी का टाइप का ऑप्शन है, या तो कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट करके भी उसी कंपनी के लिए शेयर्स। ओके,
और कुछ पॉइंट्स? हाँ, कन्वर्ट करके इक्विटी मिलता है। बॉन्ड इज आर डेट। अब फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड में जस्ट यही है कि हम अभी बॉन्ड इशू कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ सर्टेन पीरियड बॉन्ड होल्डर के पास ऑप्शन है कि वो उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर सकता है, और अगर उसको इक्विटी मिली तो हमारी ही कंपनी की मिलेगी, अदरवाइज बॉन्ड रिडीम हो जाता है हमारा। दैट इज फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। जो हाईलाइटेड पॉइंट है उसी को देखना, दैट इज ऑप्शनली कन्वर्टेड बॉन्ड। अ कन्वर्टेबल बॉन्ड इज अ मिक्स ऑफ द डेट एंड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट. It acts as a bond by making a regular coupon and principal payment. But these bonds also give the bondholder the option to convert the bond after the expiry of the tenure. Generally, foreign currency convertible bond unsecured होते हैं और उनका एक fixed rate of interest होता है, and interest and redemption price is payable in the dollar. तो foreign currency convertible bond हमेशा डॉलर में इशू होते हैं, FCCB. और फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड को ईसीबी की गाइडलाइंस माननी पड़ती है, जो भी हमारा एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग में बोला हुआ है वो मानना पड़ता है। नेक्स्ट पेज पे, हाउएवर it must be kept in mind that FCCB issue proceed need to conform to ECB guideline and requirement. एंड इसके साथ साथ जो भी हमारे फॉरेन के लॉज रूल्स रेगुलेशन है, फॉरेन के लॉज, उसके साथ साथ इंडिया में फॉरेन की करेंसी को या फिर सिक्योरिटीज को कौन गवर्न करता है? फेमा गवर्न करता है। तो हमें फेमा की सारी बातें माननी पड़ेगी इस केस में भी। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है फर्स्ट, इस पेज का थर्ड पॉइंट। इन एडिशन 25% ऑफ एफसीसीबी प्रोसीड कैन बी यूज्ड फॉर जनरल कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। आप जितना भी एफसीसीबी प्रोसीड लेके आ रहे हो उसका मैक्स टू मैक्स 25% ही आप कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग के लिए यूज कर सकते हो। The main drawback of the FCCB is that issuing company cannot plan its capital structure as it is not assured of conversion of ECCB. तो मेन ड्रॉबैक हमारा फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड का क्या है? इस लाइन का मतलब क्या है? क्या कैपिटल? हाँ करेक्ट, हमें ये श्योरिटी ही नहीं है कि कितने लोग इक्विटी में उसको कन्वर्ट करेंगे या नहीं। तो इस हिसाब से हम आज अपना कैपिटल स्ट्रक्चर प्लान नहीं कर सकते कि अगर हमें ये डिसाइड करना है कितना हमें अपनी कंपनी में इक्विटी और डेट रखना है, लेकिन एफसीसीबी में तो ये श्योरिटी ही नहीं है कि कितने लोग कन्वर्ट करेंगे, तो वो प्रॉब्लमैटिक हो जाता है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर मेंटेन करना। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन एफसीसीबी एंड जीडीआर। ओके, नॉट इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पे जो बेनिफिट वाले पॉइंट्स हैं वो बेनिफिट रीड वाले पॉइंट्स हैं, तो एक बार आप लोग रीड में ले लेना तो भी अपना चलेगा। नेक्स्ट पेज हमारा आता है दैट इज फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड। अब फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड का मतलब क्या है? कन्वर्ट नहीं, ग्रुप कंपनी। ओके, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड और फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड में सिर्फ और सिर्फ एक ही डिफरेंस है। कन्वर्टेबल बॉन्ड में क्या होता है, हमारी इशुइंग कंपनी होती है, ये पहले क्या इशू करती है? बॉन्ड आपको इशू करती है। अब बॉन्ड इशू होने के बाद आप या तो उसको कन्वर्ट कराओगे या फिर कन्वर्ट नहीं कराओगे। अगर कन्वर्ट करवा रहे हो आपको, तो आपको इसी कंपनी के इक्विटी मिलती है, दैट इज फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड फॉर यू। अब फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड में होता क्या है, तीन उसमें लोग होते हैं, एक तो इशुइंग कंपनी और एक हमारी अदर कंपनी होती है, और एक ये जो पर्सन जिसको बॉन्ड इशू हो रहा है। इशुइंग कंपनी इस पर्सन को बॉन्ड इशू करती है, फिर इस पर्सन के बॉन्ड कन्वर्ट हो जाते हैं इक्विटी में, लेकिन इक्विटी में अभी इस कंपनी के शेयर्स नहीं मिलेंगे, इक्विटी में इस कंपनी के शेयर्स मिलेंगे इसको, दैट इज अदर कंपनी। तो ऐसा होता है क्या कि अगर रिलायंस ने बॉन्ड इशू किए तो वो टाटा के शेयर्स दे दे बॉन्ड कन्वर्ट करके। तो इन दोनों कंपनी में कैसा रिलेशन होना चाहिए? ग्रुप कंपनी होनी चाहिए। तो ये हो सकता है, जैसे कि अपन एग्जांपल लेते हैं, अडानी इंटरप्राइज ने फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड इशू किए और उसने अडानी इंटरप्राइज के शेयर नहीं देके अडानी पोर्ट ट्रस्ट के शेयर दे दिए, तो वो अलाउड है या नहीं? वो अलाउड है, क्योंकि होता क्या है, इस कंपनी में कुछ इक्विटी स्टेक होता है और वही वापस ये इन लोगों को ट्रांसफर कर देते हैं, वैसा पूरा प्रोविजन है अपना। तो एक बार वर्ड्स के अकॉर्डिंग रीड कर लेते हैं अपने। दैट इज व्हाट इज फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड? According to the issue of foreign currency exchangeable bond scheme 2018, FCCB means
bond expressed in foreign currency, the principal and the interest of which is payable in the foreign currency, issued by the issuing company, subscribed by the person resident outside India, exchangeable into equity of another company, being the offered company in any manner, either wholly or partly, or on the basis of equity related warrant attached to it. तो नीचे यहाँ पे डायग्राम भी है, उससे क्लियर हो जाएगा। तो कन्वर्ट किसका होता है, हमें इक्विटी इस कंपनी की नहीं मिलती, अदर कंपनी की मिलती है। इस कंपनी को नाम क्या दिया है इन्होंने, ऑफर्ड कंपनी नाम दिया है। तो जस्ट टेक योर टाइम एंड इसके नीचे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जस्ट टेक दैट एग्जाम्पल। क्लियर है एग्जाम्पल? ओके, कहाँ पे लिखा हुआ है? Okay, ECB are exchangeable into the offered company also. Relatively, that is, FCCB has an inherent advantage that it does not result in dilution of shareholding in the OC level, that is, offered company level. Okay, यहाँ पे अच्छा, just a second. Also relatively. ओके, हाँ, यहाँ पे ये बोला है कि ऑफर्ड कंपनी की जो भी शेयर होल्डिंग है वो ऑलरेडी कैसे होगी, ऑफर्ड कंपनी की शेयर होल्डिंग में क्या दिखाया जाएगा कि इशुइंग कंपनी के इतने शेयर से, एक मिनट, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। ऑफर्ड कंपनी और ये हमारी इशुइंग। अब ऑफर्ड कंपनी ने, मान लो ऑफर्ड कंपनी की शेयर होल्डिंग में 1000 शेयर है एग्जाम्पल। अब 1000 शेयर में ऑलरेडी इशुइंग कंपनी के पास 200 शेयर थे। अब इशुइंग कंपनी ने क्या किया, एफसीसीबी सॉरी फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स एफसीईबी इशू किए। तो जिन्होंने एफसीईबी को कन्वर्ट करा है, इनको किनके शेयर्स मिलेंगे, ऑफर्ड कंपनी के शेयर मिलेंगे। मान लो 100 इशू किए थे तो इनको 100 ऑफर्ड कंपनी के शेयर मिले, लेकिन ऑफर्ड कंपनी के अभी 100 शेयर कैसे मिले, जो इसके नाम पे इशुइंग कंपनी के नाम पे शेयर थे, कितने थे, 200, उसमें से ही इसने अपनी शेयर होल्डिंग के 100 शेयर इनको ट्रांसफर कर दिए। तो इसकी शेयर होल्डिंग पे कोई भी डाइल्यूशन इफेक्ट पड़ा या नहीं पड़ा, नहीं पड़ा। इसकी शेयर होल्डिंग तो 1000 थी कि 1000 लोगों ने सब्सक्राइब करके ही रखा था, इतने शेयर तो सब्सक्राइब थे भाई, तो मतलब इसकी शेयर होल्डिंग पे कोई भी इफेक्ट नहीं है, ट्रांसफर तो उधर से इधर ही हुआ है, तो ऑफर्ड कंपनी की शेयर होल्डिंग पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, वो पॉइंट है। क्लियर है ये? ओके, नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। ये पूरा चैप्टर ही तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है। हाँ हाँ, शायद मेरे से नहीं पढ़ा इसीलिए यू आर सेइंग कंफ्यूजिंग। हाँ, टेक्निकल है बट हाँ। और कुछ थर्ड तो ओडीआई था, फोर्थ है। हाँ कोई नहीं भाई, मामा मासी का ही फर्क है, आसपास ही है। तो एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग ऑब्वियसली, इसको तो मैं बोलूंगी भी नहीं कि वापस रीड करो। हाँ, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पहले पेज में तो खाली एफडीआई का बखान किया हुआ है, एफडीआई से इंडिया की ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, ये होता है वो होता है, मीनिंग नहीं समझाया हुआ, सिर्फ और सिर्फ ये बताया हुआ है एफडीआई के फायदे क्या है, बेनिफिट्स क्या है। अब नेक्स्ट पेज, भाई काटना नहीं है, सारी चीजें कट नहीं करनी होती, रीड। हाँ वही तो, इसका इम्प्लाइड मतलब क्या है, हमें रीड नहीं करना। ओके, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पेज पे आता है, दैट इज एंट्री रूट फॉर इन्वेस्टमेंट। एफडीआई के लिए दो रूट्स होते हैं, एक तो ऑटोमेटिक रूट होता है, अप्रूवल रूट होता है। ऑटोमेटिक रूट में क्या होता है, आरबीआई या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का हमें अप्रूवल नहीं चाहिए, एडी कैटेगरी 1 बैंक को एप्लीकेशन फाइल करो, तो ऑटोमेटिक रूट में इंटीमेशन होता है, और अप्रूवल रूट में पहले हम उनको इन्फॉर्म करते हैं और उनसे परमिशन लेते हैं, अप्रूवल लेते हैं। तो अप्रूवल दो लोगों से हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटम एंड सेक्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर आरबीआई। नेक्स्ट आता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट।
अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में इन जनरल डिफरेंस होता क्या है? फॉर एफडीआई और एफपीआई डिफरेंस। ओके, हाँ सी मोटा मोटी ना, एफडीआई में क्या होता है, हम किसी भी कंपनी का कंट्रोल लेना चाहते हैं तब हम इन्वेस्ट करते हैं, वहां पे हमारा पर्पस होता है किसी भी कंपनी का कंट्रोल लेना। तो हम 10% से ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जनरली ये माना जाता है कि आप लिस्टेड कंपनी के 10% से ज्यादा शेयर्स में या उनकी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो दैट वुड बी एफडीआई। क्योंकि आपका अगर 10% जितना भी से है ना, तो इट मीन्स आपके पास सेइंग है, मेजोरिटी आपके पास कुछ पावर है कहने की उस कंपनी के कंट्रोल या मैनेजमेंट में। एंड उसके अगेंस्ट होता है हमारा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जो हम सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं शेयर्स या सिक्योरिटी में, किस पर्पस के लिए? हमें टाइम टू टाइम डिविडेंड चाहिए, रिटर्न चाहिए, हमें कंपनी की पंचायत नहीं करनी की ठीक है उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो दैट इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट फॉर अस। हाँ, फुल्ली डाइल्यूटेड बेसिस। ओके, फुल्ली डाइल्यूटेड बेसिस का मतलब क्या होता है? अरे वाह, एपिक। क्या डाइल्यूट होता है, हमें क्या डाइल्यूट करना है? शेयर्स या और कुछ? शेयर्स डाइल्यूट करना है। तो फुल्ली डाइल्यूटेड बेसिस का मतलब, जैसे आज हमारे पास कंपनी ने मान लो 100 इक्विटी शेयर इशू करके रखे हैं और कंपनी ने 50 वारंट भी इशू करके रखे हैं कि ये फ्यूचर में इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आज कंपनी की फुल्ली डाइल्यूटेड बेसिस पे इक्विटी क्या होगी? ये वारंट अगर आज के दिन में कन्वर्ट हो जाते तो कंपनी की टोटल कितनी शेयर होल्डिंग होती? 150। तो ये होता है फुल्ली डाइल्यूटेड बेसिस, कि कोई भी कन्वर्जन वाला अमाउंट आज के दिन में कन्वर्ट हो जाता, फिर हमारा टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा दिखता। तो एक बार रीड कर लेते हैं। फुल्ली डाइल्यूटेड बेसिस means the total number of the share that would be outstanding if all the possible sources of conversion are exercised। पॉइंट समझ आया ये? जैसे मान लो कंपनी ने अगर फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू करके रखे हैं, तो अगर ये बॉन्ड आज के डेट में इक्विटी में एक्सरसाइज हो जाते तो हमारी इक्विटी की कैसी पोजीशन होती? तो वो हमारी क्या हो जाएगी? फुल्ली डाइल्यूटेड बेसिस पे इक्विटी कैसी शो हो रही है। ओके, नेक्स्ट आता है अपना फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की दो कैटेगरीज है, पेज नंबर 31 पे। अब दो कैटेगरीज में अलग अलग कैटेगरीज है, ये खाली लिस्ट ही बताई हुई है। कैटेगरी फर्स्ट क्या? एग्जीक्यूटिव का ये सेम ही है। कैटेगरी फर्स्ट में जनरली गवर्नमेंट या फिर कोई ऐसे इंस्टीट्यूशन, हमारा यूनिवर्सिटी इंडोवमेंट, ये सारे लोग हैं। कैटेगरी सेकंड में इनके अलावा जो भी बचे हुए लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, दैट इज अनदर सेम थिंग। नेक्स्ट हमारा आता है सिक्योरिटाइजेशन। ये अपने कल स्टार्ट करेंगे लेकिन आज एंड में ओवरव्यू दे देंगे। नाउ कम टू वेट कम टू पेज नंबर 39। लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज। ये कंपनी बहुत खेलती रहती है, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी। तो कंपनी करती क्या है? अपनी ही सिक्योरिटी बैंक को जाके प्लेज कर देती है, फिर उनसे पैसे उठा लेती है। अब आज कंपनी का शेयर मान लो 200 का चल रहा है, कंपनी ने वो सिक्योरिटी प्लेज कर दी, कल उसका शेयर 2 रुपए के भाव में आ गया, तो डर किसको है इस चीज में? बैंक को डर है। एक तो मस्त पूरी सिक्योरिटी लेके बैठे हैं और कंपनी का भाव इधर से उधर हो, मस्त अपना प्रमोटर खुश बैठा है क्योंकि उसने पैसे लेके रखे हैं, बैंक के ऊपर नीचे फट जाती है। तो होता एक्चुअली में क्या है इस केस में? बैंक, मेरे को ये चाहिए भी नहीं, ओके। हाँ, इस केस में होता क्या है कि कंपनीज अपने पास जो भी शेयर्स, डिबेंचर्स या बॉन्ड, जो भी उनके पास सिक्योरिटी है, वो बैंक को जाके प्लेज करती है, उसके अगेंस्ट पैसे लेके आना। दैट इज नथिंग बट यही कॉन्सेप्ट है हमारा, दैट इज लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी। और ये जनरली सबसे ज्यादा रिस्की काम ये कौन करता है? अभी रिसेंटली अडानी ने किया था ये काम। तो उन्होंने क्या किया था, अपने शेयर प्राइसेस, उनके शेयर प्राइसेस एक टाइम पे 2500 पे हाइक हो गए थे। लास्ट ईयर की बात है, 2500 के प्राइस चल रहे थे। तो उन्होंने वही सिक्योरिटी जाके बैंक को दी और बैंक से बोला कि हम उसके अगेंस्ट लोन उठाना चाहते हैं। तो जनरली बैंक क्या करता है कि लोन दे देता है और चेक करता है जितनी भी आप सिक्योरिटी डिपॉजिट करते हो उसका 50-70% लोन मिल जाता है। अगर उसने 2500 के शेयर डिपॉजिट किए तो बैंक ने मान लो 1200 या 1300 जितना लोन दे दिया। अब वो शेयर्स की प्राइस बढ़ाते कैसे हैं ऐसे लोग? पंप एंड डंप करके। उनकी बाहर कंपनीज होती हैं, वो ये पंप एंड डंप का पूरा गेम खेलती हैं जिससे प्राइस का फ्लक्चुएशन होता है। अब एक भी बाहर से नेगेटिव रिपोर्ट आई, वो हमारा 2500 का शेयर मान लो 200 पे चला गया, तो वहां पे हुआ क्या? ये रियल लाइफ में भी हुआ था।
कि 2,500 का, जैसे हिंडलबर्ग की रिपोर्ट आई थी तो अडानी का शेयर प्राइस बहुत नीचे गिर गया था। फिर बैंक वालों ने अडानी को बोला कि तूने जो सिक्योरिटी डिपॉजिट की है और तू एडिशनली डिपॉजिट कर, इससे तो हमारा खुद का ऊपर नीचे हो रहा है कि भाई तूने डिपॉजिट क्या किया और तेरे प्राइस इतने कम हो गए, हम तेरे को 1250 रुपए देके बैठे एक शेयर के और अभी मार्केट प्राइस 200 रुपए है। तो ये एक्चुअली में होता है और ये कंपनीज करते भी हैं। रिलायंस पावर के साथ यही तो हुआ था ना। रिलायंस पावर ने अपनी यही सिक्योरिटीज प्लेज की थी। एक टाइम पे रिलायंस पावर का जब आईपीओ आया था तो वन ऑफ द हाईएस्ट सब्सक्राइबिंग आईपीओ, 20 सेकेंड में सब्सक्राइब हो गया था आईपीओ, इतना हाइप था। एंड उसके प्राइस अराउंड 660 टू 680 गए और एंड में प्राइस 20 रुपए। अगर उस केस में ऐसा होता है तो बेचारे बैंक्स को क्या रह जाएगा, इतना प्राइस जाके इतना लोअर प्राइस। तो ये रिस्की होता है, बट उसमें बैंक को कॉशन लेना पड़ता है, अपना मार्जिन रखना पड़ता है। एंड इसके बाद अनदर टॉपिक, अब फीचर्स ऑफ लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी। सिक्योर्ड लोन है जनरली, इसका टेन्योर डिफाइंड होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 to 15%, प्रोसेसिंग फीस, एक बैंक इनिशियल फीस चार्ज करता है प्रोसेसिंग के रिलेटेड, अप्रोक्सीमेटली वो 2% तक होती है। नेक्स्ट, लोन अमाउंट। द लोन अमाउंट फॉर विच द बोरोअर मे बी एलिजिबल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ सिक्योरिटी बीइंग ऑफर्ड। तो डिफरेंट टाइप की सिक्योरिटी हम ऑफर कर सकते हैं, जैसे पिछले वाले पेज पे टर्न करो, कौन कौन सी सिक्योरिटी हम ऑफर कर सकते हैं जिसके लिए लोन ले सकते हैं। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, म्यूचुअल फंड, नाबार्ड, फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ओके, नाबार्ड की सिक्योरिटीज, नाबार्ड के बॉन्ड्स, डीमैट शेयर, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस पॉलिसी। आज ये हमारे पास है तो हम इनके बेसिस पे लोन या सिक्योरिटीज ले सकते हैं। अब अलग अलग सिक्योरिटीज के रिलेटेड बैंक अलग अलग अमाउंट देता है। अगर आपके शेयर्स हैं तो जनरली उसका 50% ऑफ द अमाउंट आपको मिलता है। वही आपका अगर LIC है तो LIC शेयर से ज्यादा सिक्योर्ड होता है, नहीं होता है, तो उसके लिए थोड़ा ज्यादा अमाउंट मिल जाता है हमें कंपेयर टू शेयर। नेक्स्ट आता है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे सिक्योरिटी को गिरवी नहीं रख के आप कोई प्रॉपर्टी को गिरवी रख रहे हो, बस फर्क इतना ही है। अब कमिंग टू आवर टॉपिक, जो मेरे को कल स्टार्ट करना है, लेकिन एक बार अपने ओवरव्यू ले लेते हैं। नहीं, ओवरव्यू तो आज पेज नंबर 32, सिक्योरिटाइजेशन का प्रोसेस। हाँ, बड़ा बहुत है इसीलिए आज कंप्लीट नहीं होगा, इसीलिए खाली ओवरव्यू है। ओके, अब कोई भी बोरोवर है तो बोरोवर अगर बैंक से पैसे उधार लेता है तो उसके अगेंस्ट रखता क्या है, सिक्योरिटीज रखता है। तो ज्यादातर सिक्योरिटीज इलिक्विड फॉर्म में होती है। अब ऐसे तो 100 लोग 200 लोग बैंक के पास चले जाएंगे, सिक्योरिटी रखेंगे और बैंक से पैसे ले लेंगे। तो बैंक के पास इतने पैसे आते कहाँ है कि इनको पैसे देते जा रहे हैं देते जा रहे हैं। एक टाइम कितना डिपॉजिट कर देते हैं अपने। हाँ, नो डाउट वो सर्कुलेशन हो रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग अगर ऐसे लोन लेते आने लग गए और सिक्योरिटी रखने लग गए तो एक टाइम तो होगा ना कि बैंक के पास अपने डिपॉजिट कम पड़ जाएंगे। चल तूने डिपॉजिट किए तो तेरे को जरूरत है तो तू निकालेगी ना डिपॉजिट। उस टाइम बैंक ये बोलेगा नहीं तेरे पैसे तो मैंने किसी को लोन दे के रखे थे, वो जब देगा तब मैं तेरे को दूंगी, तो ऐसा चलेगा नहीं। तो बैंक लिक्विडिटी मेंटेन कैसे करता है, तो सबसे पहले बोरोवर जाता है बैंक के पास लोन लेने के लिए। अब उसके अगेंस्ट बोरोवर क्या रखता है, बैंक को देता है, अच्छा रॉन्ग एरो, ये तो ऐसा हो गया हम बैंक को लोन लेने जा रहे हैं, बोरोवर से बैंक, बैंक बोरोवर को लोन दे रही है और बोरोवर बैंक को क्या दे रहा है, सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी, अब ये सिक्योरिटी जनरली हमारी इलिक्विड सिक्योरिटी होती है जो तुरंत का तुरंत हम बेच के पैसे रिकवर नहीं कर सकते। अब बैंक के पास यहाँ पे लिक्विडिटी की कमी ना आए तो इसलिए बैंक क्या करती है, एक SPV बनाती है, स्पेशल पर्पस व्हीकल, उसको क्या करती है ये सिक्योरिटी ट्रांसफर कर देती है और बोलती है इस सिक्योरिटी को आपको एज एन असेट बनाओ और उसके बेसिस पे बाकी लोगों को यूनिट्स इशू कर दो। तो SPV क्या करती है, इस सिक्योरिटी को इन द फॉर्म ऑफ असेट अपने पास रख लेती है, अंडरलाइन असेट, वही वापस ASSE, ये दोनों साथ में क्यों काम नहीं करते मेरे। SPV इन सिक्योरिटी को असेट के फॉर्म में रखती है, फिर यूनिट होल्डर को यूनिट्स इशू कर देते हैं। अब
यहाँ पे क्या हुआ, यूनिट होल्डर को यूनिट इशू किए तो पैसे किसके पास आ गए, यूनिट इशू करने के बाद एसपीवी के पास पैसे आ गए। एसपीवी ने ये पैसे किसको दे दिए, बैंक को दे दिए। तो पूरी लिक्विडिटी वापस मेंटेन होने लगी। ऐसा नहीं लग रहा बैंक हमसे ही पैसे लेके आगे पूरा काम चला रही है, इधर से पैसे पूरा रोटेशन वाला काम चल रहा है। हमसे बैंक ने हमें पैसे दिए, फिर यही सिक्योरिटी का यूज करके हमें वापस सिक्योरिटी चिपका रही है, फिर हमसे वापस पैसे ले रही है। अब यहाँ पे क्या होता है, हमें यूनिट होल्डर को रिटर्न भी देना पड़ता है। तो जनरली ये अब जो हम यूनिट होल्डर को यूनिट इशू करते हैं ना, उसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी रिसीट। अब सिक्योरिटी रिसीट इशू की तो इनको हमें रिटर्न देना पड़ता है। तो जनरली ये सिक्योरिटी रिसीट सिक्योरिटाइज्ड होगी या नहीं होगी, ऑब्वियसली, क्योंकि हमारे पास अंडरलाइंग एसेट है। तो अगर कोई भी सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है उसका रिटर्न ज्यादा होता है कम होता है, जनरली कम होता है। तो हम यूनिट होल्डर को 5% तक रिटर्न देते हैं। और हम यहाँ पे हमने लोन दिया है, इनसे भी तो हम इंटरेस्ट ले रहे हैं ना। तो बैंक जनरली 10% तक का इंटरेस्ट लेती है। तो यहाँ पे मस्त बैंक पैसे कमा रही है हमारे ही एसेट का यूज करके, इधर से उधर। पहले हमसे एसेट ले लिया, उसके यूनिट्स बनाए, हमसे 10% लोन के अमाउंट में पैसे ले रही है, फिर इनको 5% दे रही है, बचा हुआ 5% ये दोनों मिलके बांट रहे हैं। ये पूरा का पूरा प्रोसेस हमारा क्या था, सिक्योरिटाइजेशन का ओवरव्यू था। कि एक तो सिक्योरिटाइजेशन अगर हम बोलेंगे तो क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ इलिक्विड एसेट इनटू मार्केटेबल सिक्योरिटी। ये हमारा पूरा प्रोसेस है सिक्योरिटाइजेशन का। एंड इसके लिए सेबी ने अलग से लॉज और रूल्स बना के रखे हैं। कम डाउन टू पेज नंबर 32, एक इंट्रोडक्शन रीड कर लेते हैं। एंड इसके बाद सिक्योरिटाइजेशन। Securitization is a technique used to convert illiquid asset or claims to a tradable security. In other words, securitization is a process of pooling and repackaging of homogeneous illiquid financial asset into marketable security that can be sold to investor. पॉइंट क्लियर है? ये हमारी क्या थी, इलिक्विड एसेट थी। इसको हमने मस्त नई पैकिंग की, रीपैकेजिंग की, फिर हमने इसको इन्वेस्टर को चिपका दी इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी रिसीट्स। The process leads to the creation of the financial instrument that represent the ownership, interest, or are secured or safeguarded by the income producing asset or the pool of asset. Okay, तो ये हमारा बेसिक सिक्योरिटाइजेशन वाला पॉइंट था। कल आगे हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस और क्या लॉज और रूल्स हैं उसके रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। हाँ। ना ना, राइट्स नहीं मिलते। यूनिट होल्डर को क्या मिल रही है, सिर्फ और सिर्फ यूनिट्स मिल रही है। और यूनिट होल्डर को सिर्फ और सिर्फ ये पता है कि उसके अगेंस्ट अगर ये एसपीवी कभी पे नहीं कर पाया तो इनके पास असेट है जो ये पे ऑफ कर देंगे, वैसा पॉइंट है। बाकी असेट पे सच राइट नहीं मिल रहा उनको। बस ऐसा पता है कि असेट के अगेंस्ट हमारे यूनिट्स के अगेंस्ट सिक्योरिटीज हैं, तो हमें टाइम टू टाइम पेमेंट मिल पाएगा। बाकी और कोई डाउट्स यहाँ तक? होमोजेनियस मतलब अलग अलग टाइप की सिक्योरिटीज होती है। तो एसपीवी अगर मान लो एक एसपीवी क्रिएटेड है तो एसपीवी यूनिट्स इशू कर रही है, तो जो असेट अंडरलाइन यूज कर रही है वो होमोजेनियस होनी चाहिए। मतलब अगर हम कुछ भी सिक्योरिटी बैंक को दे रहे हैं तो अलग अलग टाइप की सिक्योरिटी हो सकती है, जैसे कि शेयर्स हो सकते हैं, डिबेंचर हो सकते हैं, लैंड प्रॉपर्टी हो सकती है। तो भी होमोजीनियस है, जैसे सारी लैंड प्रॉपर्टी को इकट्ठा कर लिया उसके लिए एक एसपीवी बना दिया, सारे अलग डिबेंचर्स को इकट्ठा कर लिया उसके लिए एक एसपीवी बना दिया। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम यूनिट होल्डर को भी तो बताएंगे ना कि कौन सी असेट आपकी है जो जिसके बेसिस पे हम यूनिट इशू कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं बता सकते कि कुछ असेट हमारे लैंड है, कुछ असेट डिबेंचर है। तो होमोजीनियस असेट को सेग्रीगेट करके एक एसपीवी उसके रिलेटेड अपने बनाते हैं। प्लेज और मॉर्गेज का बेसिक डिफरेंस। ओके, और प्लेज? अच्छा, ओके। तो एक होमवर्क है तुम सबका, प्लेज और मॉर्गेज रीड करके आओगे, कल हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? हाँ, एग्जीक्यूटिव वाला खोल के मत रीड करके आना भाई, गूगल से सर्च कर लेना, उतना तुम ढूंढने जाओगे आधे से ज्यादा तो रद्दी में बेच वही।
तो ये कल हम